हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 20 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली 99 रुपीज़ का, और एनसीईआरटी जो है 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल और फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल होता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि एल्गे। और जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल होता है वो जीएम क्रॉप्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्रॉप्स को ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि वो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है ना वो एटमॉस्फेयर से इनटेक कर सके। फिर बाद में ही उसी क्रॉप्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट करके बायोमास बना लिया जाता है और उसी बायोमास से बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें और हमें यह बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट। तो आइए पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि गंगा एक्शन प्लान जो है ना, वो फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान है जो कि लिया गया है रिवर वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है वो एक तरह वो एक्सटेंशन है गंगा एक्शन प्लान का ही। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाता है, नाइदर वन नॉट टू। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो गंगा एक्शन प्लान है ना, वो फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान था जो कि लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1985 में। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। और ये देखिए लॉन्च किया गया था क्यों, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे करेंगे, इंटरसेप्शन की मेथड से, डाइवर्शन के मेथड से और ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज के मेथड से। देखिए, जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था ना, वो एक्सटेंशन ही था गंगा एक्शन प्लान का। इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, कोई भी इनकरेक्ट नहीं था। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट था, नाइदर वन नाइदर टू। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गंगा एक्शन प्लान के बारे में। चलिए अपने बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो भदभुत प्रोजेक्ट के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। हमें बताना ये किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, जो भदभुत प्रोजेक्ट है ना, वो रिवर नर्मदा के ऊपर ही है। 5 किलोमीटर दूर है भदभुत विलेज से और 25 किलोमीटर दूर है ये प्रोजेक्ट कहाँ से, जहाँ पे रिवर अपना माउथ बनाती है, यानी गल्फ ऑफ खम्बट में। देखिए, कल्पासर प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है जो कि 30 किलोमीटर लंबा डैम है, जो कि गल्फ ऑफ खम्बट में बन रहा है, भावनगर और बारूच डिस्ट्रिक्ट के बीच में। देखिए, जब ये रिजर्वायर बन जाएगा ना, तो ये 8,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फ्रेश, मतलब फ्रेश वाटर है, फ्रेश सरफेस वाटर को स्टोर करेगा। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिजर्वायर होगा सी के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी भदभुत प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हाल में ही इंडिया ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव ज्वाइन किया है जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। तो ये जो इनिशिएटिव है वो किस इशू को टैकल करता है, ये हमें बताना है। कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ऑनलाइन, लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। तो बताइए कौन सा करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑप्शन एक करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इस ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, इंडिया ने हाल में ही इस मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है जो कि कॉम्बैट करेगा टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को ऑनलाइन एंड सिक्योर करेगा इंटरनेट को। ये जो इनिशिएटिव का नाम पड़ा ना, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, वो न्यूजीलैंड की एक सिटी के नाम पे पड़ा है जहाँ पे 51 पीपल लोगों को किल कर दिया गया था एक मॉस्क्यू अटैक में। ठीक है, इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या है ये बताया गया है कि जो इंटरनेट है वो एक पावरफुल टूल है और उसका यूज़ जो होना चाहिए हमेशा कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, सोशल इंक्लूसिवनेस को एनहांस करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इनिशिएटिव के बारे में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो E2020 इनिशिएटिव के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इनिशिएटिव है E2020 वो सपोर्ट किया जाता है WHO के द्वारा, और इस इनिशिएटिव के अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस कंट्री के पास ऐसा पोटेंशियल है जो कि मलेरिया फ्री हो सकती है बाय 2020। आइए दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030 तक है, वो कॉल करता है एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया इन एटलीस्ट 10 कंट्रीज बाय ईयर 2020। मतलब इस स्ट्रैटेजी के अंदर 10 कंट्रीज में मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया जाएगा 2020 तक। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। देखिए मई 2015 में ना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एंडोर्स किया ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030 तक। इसमें क्या हुआ, एक एम्बिशन गोल को सेटअप किया गया जिसका एम ये था कि पूरे वर्ल्ड में से ग्लोबल मलेरिया बर्डन को डिक्रीज किया जाए, लोअर डाउन किया जाए इस 15 सालों में, 2016 से लेकर 2030 के बीच में। ठीक है, तो जो 4 कंट्री थी एशिया की, चाइना, ईरान, मलेशिया, तिमोर लेस्ते, और एक कंट्री सेंट्रल अमेरिका की ई सल्वाडोर, इन सारी कंट्रीज़ में 2018 में कोई भी मलेरिया के इंडिजीनियस केसेस नहीं पाए गए, ऐसा WHO ने रिपोर्ट किया है। आइए इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। देखिए क्या मेन इन्फॉर्मेशन ये है जानने वाली बात कि जो ये ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी ऑफ मलेरिया 2016-2030 था ना, इसका विजन ही यही था कि कम से कम 10 कंट्रीज़ में मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया जाए 2020 तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इनिशिएटिव्स के बारे में। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो गोटिक आर्किटेक्चर के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है जो कि पॉपुलर था 12 से 16 सेंचुरी तक। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो इस आर्किटेक्चर के फीचर्स है वो हैं पॉइंटेड आर्चेस, रिब वॉल्स एंड फ्लाइंग बट्रेसेस। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि मद्रास हाई कोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए जो गोटिक आर्किटेक्चर है ना, वो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि पॉपुलर था 12 से 16 सेंचुरी के बीच में। इसका जो ओरिजिन है वो फ्रांस एंड इंग्लैंड है। इसके फीचर्स वही हैं पॉइंटेड आर्चेस, रिब वॉल्स और फ्लाइंग बट्रेसेस। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने इंडियन फीचर्स को मिक्स कर दिया गोटिक आर्किटेक्चर के साथ, तो इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का जन्म हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे मद्रास हाई कोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस आर्किटेक्चर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये सीडैक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT बॉम्बे, तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है शक्ति एंड वेगा जो है वो 2 माइक्रो प्रोसेसर है जो कि डेवलप किए गए इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है सीडैक, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। सीडैक एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। और देखिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया क्या जाएगा, इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया जाएगा क्योंकि वो नेसेसरी है डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए। और कंट्री जो शील्ड कंट्री, मतलब कंट्री को एक तरह से शील्ड रखेगा जिससे कि फ्यूचर में एम्बार्गोज को टैकल किया जाए और TOT पे ध्यान, मतलब TOT पे हमारे एम्बार्गोज लगते हैं उससे कंट्री को शील्ड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। TOT का मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और क्या किया जाएगा। देखिए इस प्रोजेक्ट से जो मेन एक्सपेक्टेशन थी ना, वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, और कट करेगा फॉरेन एक्सचेंज आउटगो को। मतलब कहने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज आउटगो का मतलब यहाँ पे है ये है कि जब आप सब कुछ इंडिजीनियसली डेवलप कर लेंगे
तो आपको कुछ भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ बाहर यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से कुछ डॉलर पे करना पड़ेगा उस सामान को या उस प्रोसेसर को इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग जब खुद ही सब कुछ मेंटेन कर लेंगे और अपग्रेड कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इंडिजीनियसली, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो पे कट लगेगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि शक्ति और वेगा जो दो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेवलप किए गए इस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो आयुर्वेदा के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आयुर्वेद जो है उसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द एंशियंट हेल्थ केयर सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि आयुर्वेद जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं आयुर्वेदा के बारे में। देखिए हाल में ही ना एक MOU साइन किया गया, किसके किसके बीच में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस के बीच में। ये करेंगी क्या, इससे होगा क्या कि ये एक्सटेंड करेंगी आयुर्वेद की प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज को, कहाँ पे, दिल्ली पुलिस के रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में। देखिए आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से बना, आयु और वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ और वेद का मतलब होता है नॉलेज ऑफ साइंस। तो आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। देखिए इनकॉर्पोरेट करती है सारी चीज़ों को, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ठीक है, ये सबसे पुराना एंशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम भी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये मेंशन है जो अथर्ववेद है ना वो मेनली डील करता है आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन से, इसीलिए आयुर्वेद को एक ऑफशूट भी कहा जाता है अथर्ववेद का। जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म ही यही है, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोथेरेपी, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये फॉर्म की गई थी 2014 में, जो कि इंश्योर करेगी ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ आयुष सिस्टम इन ऑफ हेल्थ केयर। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आयुर्वेद के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 8 जो है वो इंडिया कनाडा इम्पैक्ट सेंटर के बारे में है। हमें ये बताना है ये सेंटर किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी पे, यूरेनियम टेस्टिंग पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। तो आइए इस सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आइए IC इम्पैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए IC इम्पैक्ट जो है ना वो इंडिया और कनाडा का सेंटर है, जो कि काम करता है इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप पे, जो कि एक्सलेट करती है कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन को और सस्टेनेबिलिटी को। ये पहला और इकलौता कनाडा इंडिया का रिसर्च सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे वही डेवलपमेंट की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, कोलैबोरेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आई उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं कनाडा के साथ इस सेंटर के अंदर, इंडिया कनाडा सेंटर, जो कि इनोवेशन पे काम करेंगे। और ये प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली फोकस करेगा क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस ये जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो PM केयर्स फंड के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस PM केयर फंड का। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्स ऑफिशियो, ये सब एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं इस फंड के। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं PM केयर फंड के बारे में। देखिए ये जो PM केयर फंड है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। और ये जब फर्दर इन्फॉर्मेशन देखिए जो PM केयर फंड था ना वो 28 मार्च 2020 को क्रिएट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन को डील करने के लिए कोविड-19 पैंडमिक में, ये एक तरह का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। प्राइम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं इस फंड के, लेकिन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी PM केयर फंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए जो क्वेश्चन 10 है ना, उसमें कुछ पेयर्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। आइए पेयर्स को देख लेते हैं। पहला पेयर है बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड वो होता है जो बोरोवर इशू करता है मनी को रेज करने के लिए, और वो इन्वेस्टर जो अपने मन से विलिंग है मनी को लेंड करने के लिए, वो बोरोवर से वो इन बॉन्ड को परचेस करते हैं। दूसरा है कमर्शियल पेपर के बारे में। ये अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कॉरपोरेशंस के द्वारा। तीसरा जो है सेकेंडरी मार्केट के बारे में है। यहाँ पे इन्वेस्टर बाई करते हैं और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को जो ऑलरेडी वो ओन करते हैं। तो बताइए कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बोरोवर इशू करता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो लेंड करते हैं मनी बोरोवर को, और इन बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हैं या ओन कर लेते हैं। तो बिल्कुल पहला पेयर बिल्कुल सही था। कमर्शियल पेपर जो होता है वो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू करती है कॉर्पोरेशन। किस लिए करती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। तो इसलिए दूसरा पेयर भी करेक्ट था। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? इन्वेस्टर बाई और सेल करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को जो ऑलरेडी वो ओन करते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, यही सब इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel if you found it knowledgeful. Thanks a lot for your support. One thing more, if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.